अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था। हम लोगों ने जो है वो क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से फेजेस होते हैं हम लोगों ने उनकी बात की थी और उसकी टाइप्स की बात की थी। हमने टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और हम लोगों ने इनकी एग्जांपल्स जो थी उनको भी डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक एग्जांपल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs था, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये किसकी हमारे पास जो है वो एग्जांपल आती है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल आती है। और अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो उसमें हमने ये देखा था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो कौन सा होता था, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता था वो लिक्विड होता था। हम लोगों ने ये बात की थी कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है। ठीक है, अब जरा देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो वाटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो कौन से वाला होता है, वाटर होता है। लेकिन ये क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। ये क्या होता है, एडजॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है ये लिक्विड होता है, लेकिन ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज है वो कौन से वाला होगा, वाटर होगा। ठीक है, और वाटर जो है वो हमारे पेपर के ऊपर क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। ठीक है, इसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर जो है वो हमारा जो मोबाइल फेज है वो मूव करेगा। ठीक है, अब ज़रा देखें तो इसमें हम जो सॉल्वेंट लेते हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक होता है। तो सॉल्वेंट की नेचर कौन सी वाली होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है। हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो हमारे सामने आती हैं। इसमें सबसे पहली टाइप जो आज हम डिस्कस भी करेंगे वो हमारे पास आती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। पहली टाइप कौन से वाली आती है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी कौन से वाली टाइप आती है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और थर्ड वाली जो टाइप हमारे पास आती है वो कौन सी वाली है, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा देखें बेटा, जो आपके पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो नीचे रखा जाता है, जैसे कि आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सॉल्वेंट नीचे रखा जाता है और नीचे से सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अगर हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें सॉल्वेंट हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो सॉल्वेंट मूव करता है और हम इस तरह से सेपरेशन करवाते हैं। और थर्ड वाली टाइप हमारे पास है रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मूव करेगा। तो ये हमारी टाइप्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप है वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। और असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को ही आज हम जो है वो आज के लेक्चर में डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफिक टैंक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो कौन से वाली होनी चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। जैसे कि देखें, ये मैंने ले लिया जी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये है मेरे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक।
ये जो चीज़ मैंने ली हुई है ये मेरे पास क्या चीज़ है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में, वो होगी क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ठीक है। दूसरी आपने क्या चीज़ लेनी है, दूसरी आपने लेनी है एक पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। और हम यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक पेपर कौन से वाला लेंगे, वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर। बेटा हम लोग जो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे वो कौन से वाला होगा, वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर होगा, जो कि हम इस असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये मैंने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये है मेरे पास एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर। और इस जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इसकी जो आपके पास लेंथ है ये ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है, वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है, उसकी लेंथ आपने कितनी लेनी है, 20 सेंटीमीटर ले लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई से 3 कंपोनेंट लेने हैं, ठीक है, और उनको जो है वो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है वो ड्रा करवा देना है एक कंपोनेंट, उसके बाद आपके पास सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो आपने कोई से 3 कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है, और उनको जो है वो इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर के बॉटम वाली साइड पे ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर कितना, ऑलमोस्ट बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आपने क्या कर देना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये लगा देने हैं, ठीक है, जिनकी आपने सेपरेशन करवानी है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आपने लगा दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ए पॉइंट लगा दिया, सपोज कर लें ये मैंने ए पॉइंट लगा दिया, ये बी वाला है और ये वाला सी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए रख दूँगा। मैंने क्या काम किया है, एक वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया है, उस वर्टमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर की लेंथ कितनी थी आपके पास, 20 सेंटीमीटर थी, नीचे से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर जो है वो मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं, जिनको मैंने देखना है कि ये किस तरह से जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ या स्टेशनरी फेज़ के साथ जो है वो अफिनिटीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए हैं ये पॉइंट्स क्या हो जाएँ, ड्राई हो जाएँ, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और यहाँ पर ये मेरे पास है क्लिप, ये क्या चीज़ है, क्लिप है, ठीक है। तो ये है मेरे पास रॉड, ये मेरे पास ग्लास रॉड है, ठीक है। और ये है हमारे पास पेपर जिसको हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो क्लिप के साथ हैंग करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेपर को यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर ले जाके ये जो ग्लास रॉड ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लिप होगा, क्लिप के साथ मैं क्या कर दूँगा, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हैंग कर दूँगा। इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से वाले पॉइंट्स लगाए थे, 2 पॉइंट्स लगाए थे, 3 पॉइंट्स लगाए थे, एक आपके पास ए था और दूसरा बी था और थर्ड वाला सी पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हमने रखा हुआ है सॉल्वेंट, नीचे क्या चीज़ रखी हुई है, सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, मैं जब इसको यहाँ पर क्लिप के साथ हैंग करूँगा तो ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास 5 to 6 मिलीमीटर, ये ऑलमोस्ट जो है वो 5 to 6 मिलीमीटर जो है ये इस सॉल्वेंट के अंदर डिप करना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने क्रोमेटोग्राफिक पेपर यहाँ पर क्लिप के साथ हैंग किया है, ये इस सॉल्वेंट में कितना होना चाहिए, कितना इस सॉल्वेंट में डिप होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 to 6 मिलीमीटर जो है आपने इसको क्या कर देना है, डिप कर देना इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हैंग कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं ये मोबाइल फेज़ के साथ कुछ ना कुछ अफिनिटीज़ शो करेंगे। अब देखें आपके पास 2 फेजेस थे, एक आपके पास स्टेशनरी फेज़ था जो कि यहाँ पर हमारे पास था वाटर, जो कि पेपर में ही एडजॉर्ब है, ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर जो है वो कोई सॉल्वेंट आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास मोबाइल फेज़ होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये उस क्योंकि मोबाइल फेज़, क्योंकि सॉल्वेंट ने क्या करना है, सॉल्वेंट ने
पेपर में, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने आहिस्ता आहिस्ता पेपर में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। इसी तरह से सॉल्वेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ज़रा देखें तो जो कंपोनेंट हैं, देखें मैंने ये बात किया है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट पेपर में, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स आपने रखे हुए हैं, ये कंपोनेंट्स क्या करेंगे, उस मोबाइल फेज के साथ, मतलब जो ऊपर मूव कर रहा है उस मोबाइल फेज के साथ कुछ अफिनिटीज़ शो करेंगे, और हर कंपोनेंट की जो अफिनिटी है वो मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर तो मोबाइल फेज के साथ अफिनिटीज़ ज़्यादा हैं, अगर किसी कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ, मतलब सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी ज़्यादा हैं, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा वो सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को भी अपने साथ लेकर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर ए, बी और सी जो है वो कंपोनेंट थे, ठीक है। तो सी जो है वो कुछ डिफरेंट अफिनिटीज़ शो करेगा, किसके साथ, उस सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये कुछ अफिनिटीज़ शो करने के साथ जो है ये ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें इसी तरह से बी की अफिनिटीज़ कुछ और होंगी, ठीक है, और इसको भी जो है वो सॉल्वेंट अफिनिटीज़ के लिहाज से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है। अब ज़रा देखें तो एक आपके पास जो ए कंपोनेंट है ये भी उस सॉल्वेंट के साथ कुछ अफिनिटीज़ शो करेगा। अगर तो इसकी अफिनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो मतलब सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है तो सॉल्वेंट इसको भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा, लेकिन अगर इसकी अफिनिटीज़ जो सॉल्वेंट है उसके साथ कम है तो ये इतना ज़्यादा ऊपर जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो सपोज़ कर लें ये ए कंपोनेंट यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये जब कंपोनेंट जो है वो ऑलमोस्ट 3 ये जो आपका सॉल्वेंट है ये ऑलमोस्ट जो है वो ये सॉल्वेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3/4 पार्ट, ये सॉल्वेंट ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर कितना मूव कर जाएगा, ये सॉल्वेंट ऑलमोस्ट नीचे से 3/4 पार्ट जो है वो जब सॉल्वेंट ऊपर मूव कर जाएगा तो आपने इस प्रोसेस को स्टॉप करवा देना है। आपने इस प्रोसेस को कब स्टॉप करवाना है, जब जो हमारा सॉल्वेंट है वो नीचे से कितना ऊपर चला जाए, ऑलमोस्ट इस पेपर का 3/4 पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा जब, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोसेस को स्टॉप करवा देना है। आप लोगों ने क्लिप से क्या करना है कि क्लिप से पेपर को क्या करवा देना है, सेपरेट करवा देना है, ठीक है। तो जब हम क्लिप से पेपर को सेपरेट करवाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लेना है। हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो जब ये पेपर ड्राई हो जाएगा, जब ये पेपर ड्राई हो जाएगा और इसमें कलर बैंड भी होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ और कलर का आप लोगों ने कंपोनेंट यूज़ किया था, यहाँ पर कुछ और कलर का आप लोगों ने कंपोनेंट यूज़ किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो कंपोनेंट आप लोगों ने यूज़ किया था वो किसी और कलर का थे, ठीक है। तो अब ज़रा देखें हम लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने आपका जो सॉल्वेंट है उसने 3/4 पार्ट ऊपर मूव कर गया है, आप लोगों ने पेपर को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है। अब पेपर को जब सेपरेट करेंगे तो ये जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, ये जो ऊपर मूव किए हैं, इनको क्या करवा लेंगे, ड्राई करवा लेंगे। मतलब पेपर को क्या करवा लेंगे, आप ड्राई करवा लेंगे, ठीक है। तो जो ड्राइड फॉर्म में हमारे पास पेपर आता है उसको क्या नेम देते हैं, हम क्रोमेटोग्राम का नेम देते हैं। उसको क्या नेम देते हैं, क्रोमेटोग्राम का नेम देते हैं। तो क्रोमेटोग्राम की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लेनी है, द फिनिश्ड dried product with color bands of various components of liquid मिक्सचर।
ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो भी हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफिक फॉर्म आई थी जिसमें कलर्ड बैंड्स थे, जब आप इसको ड्राइड फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, तो जो फिनिश्ड ड्राइड प्रोडक्ट आपके पास आएगा, ठीक है, जिसमें कलर्ड बैंड्स भी मौजूद होंगे, उसको क्या नेम देते हैं, क्रोमेटोग्राम का नेम देते हैं। और ये हमारे पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है। तो द ड्राई फॉर्म ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जो ड्राइड फॉर्म आपके पास आएगी उसको क्या नाम देंगे, क्रोमेटोग्राम का नाम देंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, एक ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट था और हमारे पास कौन से वाला कंपोनेंट था, सी कंपोनेंट था, ठीक है। और वो डिफरेंट अफिनिटीज़ शो कर रहे थे किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। सी की अफिनिटीज़ डिफरेंट थी, बी की अफिनिटीज़ डिफरेंट थी और ए की अफिनिटीज़ डिफरेंट थी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बेटा आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी देखना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वो वाला कंपोनेंट मोबाइल फेज़ में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, और ऐसा कंपोनेंट जो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा तो वो ज़्यादा ऊपर मूव कर जाएगा। तो मतलब अगर मैं MCQs दे दूं कि अगर किसी कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है तो मतलब उसकी मोबाइल फेज़ के लिए एफिनिटीज़ ज़्यादा होंगी और वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो जो हमारा सी कंपोनेंट है उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये आपके पास जो है वो कौन सा डिस्टेंस आ रहा है, जी डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और जो बी कंपोनेंट था उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, और ओरिजिनल पॉइंट से, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो हमारा सॉल्वेंट जो है वो ट्रैवल करेगा, और वो सपोज कर लो मैं ले लेता हूँ वाई, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर था जो ड्राइड फॉर्म में था, और इसमें हमारे पास ए कंपोनेंट ने, बी कंपोनेंट ने और सी कंपोनेंट ने इतना इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया था, ठीक है। अच्छा, इसी के लिहाज से हम जो है वो एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि हमारे पास आती है रिटार्डेशन फैक्टर। अब रिटार्डेशन फैक्टर क्या चीज़ होती है, रिटार्डेशन फैक्टर हमारे पास होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, कि मतलब कंपोनेंट जो हमारा था उसने ओरिजिनल स्पोर्ट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जैसे जो सी कंपोनेंट था इसने ओरिजिनल पॉइंट से जो है वो जी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो वो आप ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, ठीक है। और नीचे डिवाइड किससे करवाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, ठीक है। तो नीचे डिवाइड उससे करवा देंगे कि जो हमारा ओरिजिनल स्पोर्ट है, ठीक है, उससे हमारे सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो आपके सॉल्वेंट ने ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, वाई तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो आप इसके साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो रिटार्डेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रेशियो होती है डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम दी डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, के डिस्टेंस जो आपका कंपोनेंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम दी ओरिजिनल स्पोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से कहता हूँ कि जो आपके पास यहाँ पर मुझे रिटार्डेशन फैक्टर सी का निकाल के दिखाएं कि सी का रिटार्डेशन फैक्टर कितना आएगा, तो आप किस तरह से निकालेंगे। आप देखेंगे कि आपके कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे कि आपके कंपोनेंट ने, अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो सी कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सी कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था ओरिजिनल से लेकर यहाँ तक, मतलब उसको नेम दिया हमने जी, तो उसने जी तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया था। और डिवाइड किससे करवाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसने ओरिजिनल स्पोर्ट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसने वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो आर एफ जो सी का है, मतलब सी का रिटार्डेशन फैक्टर हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है वो बी का रिटार्डेशन फैक्टर निकालें, तो बी का रिटार्डेशन फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, बी का रिटार्डेशन फैक्टर हम निकालेंगे कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम ओरिजिनल स्पोर्ट। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ओरिजिनल स्पोर्ट से एक्स तक,
ठीक है। तो जो b का डिस्टेंस है वो है हमारे पास x, ठीक है। और डिवाइड किससे करवाएंगे, डिवाइड करवा देंगे हम उसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है। तो y से हम उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ज़रा देखें तो रिटार्डेशन फैक्टर आपके पास एक रेशो है, रिटार्डेशन फैक्टर रेशो है ना, और रेशो का आपके पास कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेशो होती है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्या रिटार्डेशन फैक्टर का कोई यूनिट है या नहीं है, तो रिटार्डेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हम यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी के यूजेस की बात करें तो इसको जो है हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए हम कौन से वाली जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होती है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो हम इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स को आइसोलेट करने के लिए, प्रोडक्ट्स की आइसोलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट्स की प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रोडक्ट्स की सेपरेशन, आइसोलेशन मतलब सेपरेट करना, ठीक है, और प्योरीफिकेशन वगैरह के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका सेकंड यूज़ देखें तो हम इसको जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों ने किया था, ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर्स में जो है वो इसको डिस्कस किया, इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था। तो दूसरा इसका यूज़ आता है कि क्रोमेटोग्राफी को जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर थर्ड यूज़ की बात करें तो इसको प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। ये भी बाज़ का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में लग जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट हो सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अगर वो पूछ लेते तो आप ये बताएंगे कि इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रोडक्ट्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं, या प्योरीफिकेशन के लिए। इसी तरह से क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के लिए या फिर प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जी टॉपिक। अब हम देखते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ये लेक्चर है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट बन सकते हैं, क्या इसमें से कौन कौन से जो है वो MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स देखें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राम। तो अगर हम क्रोमेटोग्राम की बात करें तो आप लोगों ने क्रोमेटोग्राम की डेफिनेशन की थी कि द फिनिश्ड ड्राइड प्रोडक्ट with colored bands of various components of the liquid mixture in the process of chromatography। तो क्रोमेटोग्राफी में जो आपके पास फिनिश्ड ड्राइड प्रोडक्ट आता है, मतलब जिसमें कलर्ड बैंड्स होते हैं, उसको क्या नेम देते हैं, हम क्रोमेटोग्राम का नेम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी व्हाट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर। तो अगर हम रिटार्डेशन फैक्टर की बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ रेशो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है। और बाज़ वो इस तरह से भी शॉर्ट पूछ लेता होता है कि इसका यूनिट क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इट हैज़ नो यूनिट, ये इसका यूनिट इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये आपके पास क्या होती है, एक रेशो होती है, तो इसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के यूजेस भी आप लोगों ने लास्ट पे डिस्कस किए थे। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से काफ़ी सारे MCQs आ सकते हैं, जैसे कि जो वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसकी लेंथ कितनी लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट्स आप कहाँ तक लगाते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, कितना डिप करते हैं, 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कुछ MCQs हैं, ये भी जो है वो आ सकते हैं। इसको अच्छे से देखना है और आप लोगों ने इसको तैयार भी साथ साथ करना है।